पिछली कक्षा में हमने धनायनों के बारे में अध्ययन किया था और आज हम ऋणायन के बारे में अध्ययन करेंगे। ऋणायन किसे कहते हैं? ऋणायन उसे कहते हैं जब कोई उदासीन परमाणु अपने बाहरी कोश में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायनों का निर्माण कर देता है एवं अपना अष्टक पूर्ण कर देता है, तो वह ऋण आवेशित हो जाता है, उसे ऋणायन कहते हैं। ऋणायनों के अंतर्गत हम इसकी एक सारणी बनाएंगे जिसमें क्रमशः एकल संयोजी, द्विसंयोजी एवं त्रिसंयोजी ऋणायनों को लिया जाएगा। जैसे कि मैं आपके समक्ष इस सारणी का निर्माण करता हूं। ऋणायनों के अंतर्गत सबसे पहले आएगा H-1, इसे कहा जाता है हाइड्राइड ऋणायन। हाइड्राइड ऋणायन उसे कहते हैं जब हाइड्रोजन अपनी उदासीन अवस्था से, हाइड्रोजन का परमाणु अपनी उदासीन अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने के कोश को पूर्ण कर लेता है, तो हाइड्राइड ऋणायन का निर्माण होता है। इसके बाद में हम अगला इसके अंतर्गत लेंगे क्लोराइड एकल संयोजी ऋणायन। इसी प्रकार से ब्रोमाइड, ठीक इसी तरह से आयोडाइड एकल संयोजी ऋणायन। ठीक उसी तरह से नाइट्रेट, इसी तरह से फ्लोराइड, हैलोजन तत्वों में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये जो जब ऋणायन बनाते हैं तो उस पर संयोजकता -1 लग जाती है, यानी इनकी संयोजकता एकल संयोजकता कहलाती है। तो ये जो है सारे के सारे एकल संयोजी ऋणायन कहलाएंगे। ये सारे के सारे एकल संयोजी ऋणायन हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे द्विसंयोजी। द्विसंयोजी के अंतर्गत सबसे पहले अपन लेंगे इसके अंदर O-2 ऑक्साइड, इसके बाद में लेंगे सल्फेट, इसके बाद में लेंगे हम सल्फाइड, इसके बाद में कार्बोनेट, इसके बाद में हम लेंगे जो एकल संयोजी के अंतर्गत बाइकार्बोनेट, इसके पश्चात हम लेंगे हाइड्रोक्साइड, और सल्फाइड। त्रिसंयोजी ऋणायन में P-3 फास्फाइड, PO4-3 फास्फेट और N-3 नाइट्राइड। तो ये हमारे सामने जो एकल संयोजी में हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, फ्लोराइड, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड आदि आयन प्रमुख आते हैं। उसके पश्चात ऋणायनों में द्विसंयोजी में ऑक्साइड, सल्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट और सल्फाइड। ये इसमें सल्फेट और सल्फाइड तीनों में अंतर होता है। ये जो ऋण आवेशित आयन है इनमें संयोजकता दो होगी सबकी, क्योंकि हम सारणी द्विसंयोजी ऋणायन की बना रहे हैं इस कारण, और त्रिसंयोजी जिसमें संयोजकता संख्या 3 होती है और इन पर जो आवेश होता है वो ऋण होता है। ये फास्फाइड, फास्फेट और नाइट्राइड, ये 3 प्रकार के जो हमारे 10th क्लास के सिलेबस के अंतर्गत जो ऋणायनों का कोर्स है उसके अंदर ये चार्ट उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया है। इसकी अगली कड़ी में हम जो धनायन और ऋणायन हैं उन दोनों को मिला करके
जो आयनिक सूत्र किस प्रकार से बनता है उसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं एक बार फिर से। इसके अंदर हम लेंगे कुछ अन्य हम उदाहरण लेकर के समझने का प्रयास करते हैं, जैसे सोडियम एकल संयोजी धनायन है, ठीक उसी प्रकार से मैग्नीशियम द्विसंयोजी और एल्यूमिनियम त्रिसंयोजी। अब इन्हीं में से हम कोई भी 3 ऋणायन ले लेते हैं, जैसे हमने अपनी सोलियत के हिसाब से ले लिया सल्फेट SO4-2, फिर इसके बाद में ले लिया कार्बोनेट CO3-2 और एक और ले लेते हैं PO4-3। अब जैसे इसमें सोडियम और ये सल्फेट लेना है, सोडियम से कार्बोनेट, सोडियम से फास्फेट, तो इसमें क्या बनेगा? सबसे पहले सोडियम सल्फेट किस प्रकार से बनता है वो देखते हैं हम यहाँ पे। सोडियम सल्फेट, पहले हम इसको भाषा के रूप में लिख देते हैं सोडियम सल्फेट। इसमें अणुसूत्र बनाते समय हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जो धनायन है उसको सदैव बाईं ओर लिखा जाएगा और जो ऋणायन है उन्हें सदैव दाईं ओर लिखा जाएगा। जैसे सोडियम को बाईं ओर लिखा गया है और सल्फेट को दाईं ओर लिखा गया है। Na+SO4-2 संयोजकता संख्या के ऊपर आप गोला लगा दीजिए। इसमें नियम यह कहता है कि जो ऋणायन की संयोजकता संख्या है उसको चेंज करके धनायन के जो सूत्र है उसके नीचे की तरफ लिख देंगे और बाईं ओर की जो संयोजकता संख्या है उसे दाईं ओर लिख देंगे। जैसे Na2SO4, यहां पर एक लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर अपन देखो अगला आयनिक सूत्र इसके अंदर लेते हैं। अगला सूत्र हम लेंगे यहां पर हम सोडियम से कार्बोनेट बना देंगे तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। ये सोडियम कार्बोनेट बनेगा। इसका अणुसूत्र Na+1 और कार्बोनेट का CO3-2। तो इसकी संयोजकता संख्या को आप चेंज कर दो, Na2CO3, ये बन गया सोडियम कार्बोनेट। इसके बाद बनाएंगे सोडियम सल्फेट, सॉरी सोडियम फास्फेट। सोडियम फास्फेट किस प्रकार से बनेगा? Na+1 PO4-3। इसमें संयोजकता संख्या पर आप गोला लगा दीजिए और संयोजकता को आपस में क्रॉस करना है। Na3PO4। नेक्स्ट कड़ी में जो हमारी टेबल चलेगी, मैग्नीशियम और सल्फेट दोनों को मिला देंगे तो बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम धनावेशित आयन और सल्फेट ऋणावेशित आयन होता है। अब दोनों की संयोजकता संख्या होती है समान, दोनों की संयोजकता संख्या को 2 से विभाजित कर देंगे, एक एक रहेगा। एक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैग्नीशियम सल्फेट को एक साथ में लिख दिया जाता है MgSO4। इसी प्रकार से अगली कड़ी में हम देखते हैं मैग्नीशियम और फास्फेट बनाते हैं, तो दोनों को मिला देंगे तो मैग्नीशियम फास्फेट बन जाएगा। किस प्रकार बनेगा हम देखेंगे। किस प्रकार बनेगा वो देखें। Mg+2 लिखा, PO4-3 लिखा, दोनों की संयोजकता को चेंज कर देंगे, जिसके साथ जो संयोजकता संख्या उसके साथ नहीं रहेगी, ठीक है, वो मैग्नीशियम के पास आ जाएगी जैसे क्रॉस में, और वो हो जाएगा वो फॉस्फेट के साथ में आ जाएगा। कैसे बनेगा डायरेक्ट बना देता हूं मैं, Mg3PO4। अब यहां पे 2 लिखेंगे तो जैसे मैंने यहां पे 2 लिख दिया, लेकिन ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या है वो वैनिश नहीं होती कभी भी, इसलिए दोनों के बीच में क्या लगाना पड़ेगा, मुझे कोष्ठक लगाना पड़ेगा। तो ये बन गया मैग्नीशियम फास्फेट, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट का निर्माण करते हैं। एल्यूमिनियम
ये एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम की संयोजकता संख्या Al+3 और सल्फेट की SO4-2। संयोजकता संख्या पर गोला लगा दिया मैंने और चेंज करके लिख दिया Al2SO4 एल्यूमिनियम के 2 परमाणु होंगे। अब आप कहेंगे सल्फर के कितने परमाणु होंगे इसके अंदर? सल्फर के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब सल्फर का 1 परमाणु रहेगा और बाहर 3 है तो 3 से गुणा हो गया, तो इसमें सल्फर के 3 परमाणु होंगे और ऑक्सीजन के 12 परमाणु होंगे। इसकी कड़ी में आगे चलते हैं, हम एल्यूमिनियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। एल्यूमिनियम कार्बोनेट के अंदर एल्यूमिनियम की संयोजकता वापस समझ लीजिए 3 और कार्बोनेट की CO3-2। अब इस संयोजकता संख्या को आप चेंज कर दो, Al2 हो जाएगा, CO3 हो जाएगा। इसकी संयोजकता संख्या को चेंज करने के पश्चात फिर अगली कड़ी में हम पढ़ेंगे एल्यूमिनियम फास्फेट। ये कैसे बनता है देखें। एल्यूमिनियम को शॉर्टकट में लिख दिया, ये फास्फेट लिख दिया, धनायन को बाईं ओर लिखा और ऋणायन को दाहिने ओर लिख दिया। Al+3 PO4-3। अब दोनों समान अंक 3 से कट जाएंगे, एक एक रह जाएगा और इसका अणुसूत्र होगा AlPO4। इस प्रकार से एल्यूमिनियम फास्फेट का निर्माण होगा। इसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि समीकरण किस प्रकार से बनाए जाते हैं। बिल्कुल सरल समीकरण से हम आगे से आगे जटिल समीकरण की ओर चलेंगे और समीकरण बनाने के पश्चात समीकरणों का संतुलन किस प्रकार से होता है वो भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन आज हम अपने इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए समीकरण कैसे बनता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि पिछले 2 दिनों से हमने आयनिक सूत्र और अणु सूत्र के बारे में तो अध्ययन कर लिया है, लेकिन समीकरणों के बारे में हम अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। जैसे एक सिंपल सा समीकरण लेते हैं, उसका संतुलन भी मैं आपको समझा दूंगा। एक नियम है, धातुओं की क्रिया जब अम्ल के साथ करवाई जाती है तो इसमें लवण और H2 गैस का निर्माण होता है। जब हम किसी भी धातु की क्रिया अम्ल के साथ में करवाते हैं तो इसमें लवण और हाइड्रोजन गैस H2 गैस का निर्माण होता है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे धातु में ले लिया हमने, जिंक धातु ले ली और अम्ल ले लिया हमने HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का अर्थ होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब आप यहां पे अनुमान लगाइए, जिंक और पीछे क्लोरीन है, तो जिंक और क्लोरीन जब आपस में जुड़ेंगे तो जो लवण बनेगा कौन सा बन सकता है? आप अनुमान लगाइए, जिंक क्लोराइड। वो बनेगा जिंक क्लोराइड। अब आप इसको रफ कॉपी में किस प्रकार से लिखते हैं? आप इसको हिंदी में लिखिए, जिंक क्लोराइड। इसको इस प्रकार लिखा Zn+2 Cl-1। इसके ऊपर आप गोला लगा दीजिए और संयोजकता को चेंज करके लिख दीजिए ZnCl2। हमने पढ़ा जिंक क्लोराइड, जिसके अंदर ये जो लवण है वो किस प्रकार से बना। जिंक धातु की रासायनिक अभिक्रिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में करवाई जाती है, तो इसमें हमेशा ध्यान रखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्लोराइड आयन भी उपस्थित होता है और हाइड्रोनियम आयन भी उपस्थित होता है। तो जिंक जो कि धनावेशित कण होता है वह क्लोराइड ऋण आयन के साथ में संयुक्त होकर के जिंक क्लोराइड नामक लवण का निर्माण होगा और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। तो यहां पर मैं लवण के अंदर में Zn क्लोराइड लिख देता हूं, ZnCl2 प्लस H2 गैस का इसके अंदर निर्माण होगा। तो ये हाइड्रोजन गैस बनती है, इसका निर्माण प्रयोगशाला में भी किया जा सकता है। ये एक 10th क्लास के अंदर प्रयोग भी है। हाइड्रोजन गैस जब निकलेगी, चूंकि यह एक अत्यंत ज्वलनशील गैस होती है और जब हाइड्रोजन गैस के पास में या हाइड्रोजन गैस के जिस परमाणु में से निकलती है उसके सामने माचिस की तीली को ले जाए तो वह नीले रंग की ज्वाला के साथ में जलना प्रारंभ हो जाती है।
एक अन्य हम धातु भी लेते हैं इसके अंदर, कुछ अन्य प्रकार की धातु भी हम इसके अंदर ले लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की क्रिया NaCl के साथ में करवाई जाती है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होगा। वो किस प्रकार से होगा, अगर हमें नहीं आता है तो हम रफ कॉपी के अंदर जाएंगे और मैग्नीशियम क्लोराइड का पहले निर्माण कर लेंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड ये इस प्रकार बनेगी Mg+2Cl-1। केवल संयोजकता संख्या इसके अंदर चेंज करनी है तो बन जाएगा MgCl2। तो यहां पे लिखेंगे लवण के अंदर MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। अब इन दोनों समीकरणों को आप देखिए, क्या ये दोनों समीकरण आपको संतुलित लग रहे हैं? यदि संतुलित नहीं है समीकरण तो हमें उन्हें संतुलित करने का प्रयास करना पड़ेगा। किस प्रकार से संतुलित करेंगे? सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं जिंक। इसके अंदर पहले वाला देखते हैं जिंक। जिंक के अंदर जो क्रिया कारक के अंदर है, इसके अंदर परमाणु की संख्या 1 है। हाइड्रोजन में देखिए इसमें परमाणु की संख्या 1 है और क्लोरीन के अंदर परमाणु की संख्या भी 1 है। जबकि क्रियाफल के अंदर हम देखते हैं जिंक के अंदर परमाणु की संख्या 1 है, क्लोरीन के अंदर परमाणु की संख्या 2 है और हाइड्रोजन के अंदर परमाणु की संख्या 2 है। तो सबसे पहले हम इसको सरल करेंगे, वो देखिए आप जिसके अंदर 1 है पहले उसको सरल करने का प्रयास करेंगे। जिंक को पहले संतुलित नहीं करेंगे क्योंकि जिंक में क्रियाकारक और क्रियाफल में संख्या इनकी एक आ रही है। तो सबसे पहले अपन यहां पर हाइड्रोजन से इसको संतुलित करना प्रारंभ करते हैं। हाइड्रोजन के अंदर दाईं ओर जो क्रियाफल में परमाणु की संख्या 2 है जबकि बाईं ओर 1 है। तो यहां पर जो पूरा का पूरा हाइड्रोजन क्लोराइड जो अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसको 2 से गुणा करेंगे। यहां पे हमने इसको 2 से गुणा कर दिया। तो यहां पर अपन ये अपना क्रिया कारक है, उसके अंदर आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ढूंढिए। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहां पे आप 2 से गुणा कर देंगे। जैसे आप यहां पर 2 से गुणा करते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या 2 हो जाती है और यहां पर जो क्लोरीन होता है वह भी 2 हो जाता है, ऑटोमेटिक 2 हो जाता है। यहां पर हम 2 लिख देंगे। अब आप देखिए इसके अंदर जिंक के अंदर 1 परमाणु, हाइड्रोजन के अंदर 2 परमाणु और क्लोरीन के अंदर भी 2 परमाणु है। ठीक उसी प्रकार जिंक क्लोराइड के अंदर आप यहां पर देखिए दाईं तरफ 1 है, यहां पर देखो 1 हो गया। यहां पर क्लोराइड के अंदर, जिंक क्लोराइड के अंदर 2 परमाणु है क्लोरीन के अंदर, तो बाएं और दाएं दोनों तरफ आप 2 देखेंगे और हाइड्रोजन की संख्या यहां पर 2 है, यहां पर हाइड्रोजन भी 2 हो गया। इस प्रकार से हमारा जो पहला वाला समीकरण है वह संतुलित हो जाता है। सेकंड वाला समीकरण हम देखेंगे। सेकंड वाले समीकरण के अंदर देखिए मैग्नीशियम के अंदर कुल परमाणु की संख्या कितनी है? मैग्नीशियम के अंदर परमाणु की संख्या है इसके अंदर 1। हाइड्रोजन के अंदर कितना परमाणु है? हाइड्रोजन के अंदर है इसके अंदर 1 और क्लोरीन के कितना परमाणु है इसके अंदर? क्लोरीन का इसमें 1 परमाणु है। बाईं ओर देखिए मैग्नीशियम जो क्रिया कारक में है वही क्रियाफल के अंदर भी वापस हम लिख देते हैं। ये हमने बराबर का निशान लगा दिया। मैग्नीशियम का 1 परमाणु है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और क्लोरीन के इसमें 2 परमाणु हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर बाईं तरफ हाइड्रोजन को सरल कर देते हैं। हाइड्रोजन यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो यहां पर पूरे के पूरे अणुसूत्र के आगे मैं 2 से गुणा कर देता हूं। जब मैं 2 से गुणा करता हूं तो यहां पर हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है और ये जो क्लोरीन है इसके साथ में भी 2 गुणा हो जाता है। अंदर 1 है, यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 है और बाहर यहां पर 2 है, तो 2 एकम 2 हो जाता है। तो यहां पर भी इसकी संख्या 2 हो जाती है। अब बाएं और दाएं दोनों तरफ आप मिला करके देख सकते हैं क्रिया कारक में अलग-अलग तत्व के परमाणु की जो संख्या है वह क्रियाफल के अंदर अलग-अलग तत्वों के परमाणु की संख्या के समान होगी। तो इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा समीकरण जो है वो संतुलित हो जाता है। इसके बाद में हम आगे कुछ नए समीकरणों को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। आगे समीकरणों को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। देखा कि जिंक और मैग्नीशियम की हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करवाई, तो हम रासायनिक अभिक्रिया इन दोनों तत्वों की अब करवाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। जैसे इसमें तीसरा उदाहरण है जिंक की रासायनिक अभिक्रिया H2SO4 के साथ में करवाई जाती है। तो इसमें ध्यानपूर्वक देखिए कि इसमें जो सल्फेट है वह आपके जिंक के साथ में जुड़ेगा तो जिंक सल्फेट का निर्माण हो जाएगा। तो इसके लिए जो क्रियाफल में लिखने से पूर्व पहले अणुसूत्र बनाना पड़ेगा।
क्योंकि अणुसूत्र में पहले लवण होगा और उसके बाद में हाइड्रोजन गैस बनेगी। जैसा कि नियम ऊपर लिखा हुआ है, ये नियम लिखा हुआ है इसके अंदर, धातु और अम्ल की जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो इसके अंदर जो लवण बनेगा वो जिंक सल्फेट बनेगा। पहले जिंक सल्फेट आप रफ कार्य के अंतर्गत बनाइए। ये जिंक सल्फेट है। जिंक सल्फेट किस प्रकार बनाना आपको, जैसे हम अणुसूत्र बनाते हैं ठीक उसी प्रकार से हमें पहले अणुसूत्र लिख देना है। Zn+2SO4-2 दोनों की संयोजकता संख्या समान है, एक एक आ जाएगा दोनों में। ZnSO4 ये लवण में जाएगा, यहां पर लिख देंगे ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस तो इसमें एज इट इज बन ही जाती है। फिर इसके अंदर जो समीकरण को देख लेते हैं, क्या संतुलित करने की आवश्यकता है। जिंक का इसमें एक परमाणु है, हाइड्रोजन के इसमें दो परमाणु है, सल्फर का एक परमाणु है, ऑक्सीजन के चार परमाणु है। क्रियाफल में देखेंगे, जिंक का इसके अंदर एक परमाणु है, सल्फर का इसके अंदर एक परमाणु है, ऑक्सीजन के चार है और हाइड्रोजन के भी दो है। आप देख लीजिए इसमें क्रियाकारक एवं क्रियाफल में जो परमाणु की संख्या है वो समान है, इसलिए समीकरण पहले से ही संतुलित है, इसलिए इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। फिर अगला अपन उदाहरण लेते हैं। अगले उदाहरण के अंदर मैं आपको थोड़ा सा स्टेप को और इजी कर देता हूं। यदि आपको कोई भी समीकरण याद नहीं रहता है तो ऐसी स्थिति में पहले आप उसको भाषा के रूप में लिख दीजिए, क्योंकि रासायनिक समीकरण का मतलब यही होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भाषा के रूप में न लिख करके उसे अणुसूत्र एवं विभिन्न प्रतीकों के रूप में लिखने की प्रक्रिया ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे इसके अंदर हम लिखेंगे जिंक की रासायनिक अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में हो गई, जिससे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ। अब हम इसके अंतर्गत जो मैग्नीशियम की क्रिया है वह सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में करवाएंगे। इसको पहले आप हिंदी में लिख दीजिए। ये मैग्नीशियम की क्रिया हमने ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में करवाई, तो इसमें मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2 गैस का निर्माण होगा। मैंने इस रासायनिक समीकरण को हिंदी में लिखा है, भाषा के रूप में लिखा है। अब हम इसे अणुसूत्र के रूप में किस प्रकार लिखेंगे वो देख लेते हैं। मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र है वो आप याद रख लीजिए H2SO4। अब ये इसके नीचे लिख देते हैं पहले Mg+H2SO4। क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा। मैग्नीशियम सल्फेट आप रफ कॉपी में आइए किस प्रकार से बनाना है। Mg+2SO4-2 काट दीजिए इसको, तो बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। MgSO4 एक लवण है, MgSO4 प्लस इसमें हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं कि क्या यह समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो इसके लिए मैं क्रियाकारक के अलग अलग तत्वों को और क्रियाफल के अलग अलग तत्वों को लिख देता हूं परमाणु की संख्या के साथ में। इसमें तीर के निशान के बाईं ओर के जितने भी अणुसूत्र या प्रतीक होते हैं वे क्रियाकारक कहलाते हैं। Mg एक, हाइड्रोजन के दो, सल्फर के एक परमाणु और ऑक्सीजन के चार परमाणु। इसमें मैग्नीशियम का एक परमाणु, हाइड्रोजन के इसमें दो परमाणु, सल्फर का होगा इसमें एक और ऑक्सीजन का है चार परमाणु। आप देख लीजिए, मिलान करके देख लीजिए क्या इसमें दाएं और बाएं परमाणु की संख्या समान है, समान आ रही है परमाणु की संख्या। इसका मतलब यह समीकरण अब संतुलित हो चुका है। मैं आपको तीसरा वाला एक अन्य उदाहरण देकर के समझाऊंगा कि असंतुलित समीकरण को हम किस प्रकार से संतुलित कर देते हैं। जैसे पांचवें नंबर पर हम देखते हैं, जैसे कि हमने पांचवें नंबर पे देखा कि एक अन्य उदाहरण लेकर के देखा, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करवा दी। हम इसके अंदर लेंगे
सोडियम और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में इसकी रासायनिक अभिक्रिया प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जब इसकी क्रिया होगी तो आपके बनेगा सोडियम सल्फेट प्लस H2 गैस आप बना दीजिए इसके अंदर, सोडियम इसका प्रतीक लिख दीजिए Na प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये इस प्रकार से यहां पर नीचे लिख देंगे H2SO4। अब क्या बन सकता है इसके अंदर, सोडियम और सल्फेट, सोडियम सल्फेट बनेगा। किस प्रकार बनेगा सोडियम सल्फेट, सोडियम का जो आयनिक सूत्र होता है Na+1 और सल्फेट का होता है SO4(-1), इसको चेंज कर देंगे, तो Na2SO4 बन जाएगा, Na2SO4 प्लस इसमें ये हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो जाएगा। अब देख लीजिए इसमें सोडियम असंतुलित है, संतुलित नहीं है, तो सोडियम को हम पहले संतुलित करेंगे। कैसे करेंगे आपको पूरी क्रियाविधि में समझा देता हूं। सोडियम है इसमें 1 परमाणु, हाइड्रोजन है इसमें 2 परमाणु, सल्फर है इसमें 1 परमाणु और ऑक्सीजन है 4 परमाणु। इसी प्रकार से सोडियम 2 परमाणु, हाइड्रोजन है इसमें 2 परमाणु, सल्फर है इसमें दाईं तरफ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 परमाणु होगा, और ऑक्सीजन है इसमें, यहां पे 4 है, यहां पे ऑक्सीजन के 4 परमाणु। संतुलित कौन नहीं है, संतुलित सोडियम नहीं है, तो बाईं ओर जो बाईं ओर है वहां पर हम आगे की तरफ 2 से गुणा कर देते हैं, ये 2 से हमने गुणा कर दिया, तो ये सोडियम संतुलित हो गया, दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर हो जाती है। हाइड्रोजन की 2 है इसके अंदर, सल्फर इसमें 1 ही है और ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। तो इस प्रकार से हमारे सामने पूरा का पूरा जो समीकरण है वो संतुलित हो जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने समीकरणों को संतुलित किया, और कल की क्लास में भी हम समीकरण को एक बार फिर से रिवाइज करते हुए, अणुसूत्रों को एक बार फिर से रिवाइज करते हुए समीकरण को संतुलित करने का प्रयास